नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कि कैसे बस कुछ सीधे साधे शब्द मिलकर हिंदी में इतने मीनिंगफुल और पावरफुल सेंटेंस बना देते हैं। और देखिए, ये सिर्फ ग्रामर की बात नहीं है, ये तो अपने आइडियाज को, अपनी बातों को एकदम सही तरीके से सामने रखने का एक आर्ट है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भाई सेंटेंस होता क्या है। फिर उसके दो हिस्सों को देखेंगे। उसके बाद उसकी बनावट, मतलब और क्रिया के हिसाब से वो कितने तरह के होते हैं, ये सब जानेंगे। तो तैयार हैं हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर की दुनिया में उतरने के लिए? अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझना होगा कि बस कुछ शब्दों को एक साथ रख देने से सेंटेंस नहीं बन जाता। तो फिर ऐसी क्या खास बात है जो शब्दों के एक झुंड को एक पूरे वाक्य में बदल देती है? और यही यही है हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि शब्दों के एक ग्रुप में और एक कंप्लीट सेंटेंस में आखिर फर्क क्या है। इसी के जवाब में आप समझ लीजिए पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर का राज छिपा है। जरा यहां देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। सोचिए, अगर मैं बस कहूं मोहन, सोहन, बाघ, कुछ समझ नहीं आया, राइट? अधूरा सा लगता है। पर जैसे ही मैं कहता हूं मोहन खेलता है, बूम, ये एक पूरा सेंटेंस बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें मोहन है जो काम कर रहा है, मतलब हमारा कर्ता, और खेलता है जो काम हो रहा है, यानी क्रिया। बस इन दोनों के मिलते ही एक पूरा आइडिया, एक पूरी बात सामने आ जाती है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए अब इसे इसके दो मेन पार्ट्स में तोड़कर देखते हैं। ये दो हिस्से हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या है? बहुत सिंपल है। ये सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसके बारे में बात की जा रही है। आप इसे हमारे सेंटेंस का हीरो समझ सकते हैं। पूरी कहानी उसी के बारे में होती है। और विधेय, विधेय वो सब कुछ है जो हमारे इस हीरो यानी उद्देश्य के बारे में बताया जाता है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, मतलब हीरो के बारे में जो भी जानकारी दी गई वो सब विधेय है। ये उदाहरण देखिए, एकदम परफेक्ट है। सुरेश पुस्तक पढ़ता है। अब खुद से पूछिए, इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? जाहिर है सुरेश के बारे में। तो सुरेश हो गया हमारा उद्देश्य। और सुरेश के बारे में क्या बताया जा रहा है? यही कि वो पुस्तक पढ़ता है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा बन गया विधेय। है ना? एकदम सिंपल। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास सेंटेंस के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अब देखते हैं कि इन ब्लॉक्स को जोड़कर हम कितने अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बनावट के हिसाब से देखें तो सेंटेंस के तीन मेन टाइप्स होते हैं। ये तीन टाइप्स हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आता है सरल वाक्य। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, ये एकदम सिंपल, एकदम सीधा साधा होता है। इसमें बस एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, मतलब एक मेन आइडिया। जैसे बिजली चमकती है, बात शुरू, बात खत्म, एक सेंटेंस में। इसके बाद है मिश्र वाक्य। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। इसमें एक मेन सेंटेंस होता है जो अपने आप में पूरा होता है, और फिर उस पर डिपेंडेंट एक या एक से ज्यादा छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जो उस मेन बात को पूरा करते हैं। जैसे मैं यह जानता हूं कि ये काम आपसे नहीं होगा। अब देखिए, मैं ये जानता हूं, ये तो मेन बात हो गई, पर क्या जानते हैं? कि ये काम आपसे नहीं होगा। ये दूसरा हिस्सा पहले वाले पर डिपेंडेंट है। और तीसरा टाइप है संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है? दो या दो से ज्यादा ऐसे सेंटेंस होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और उन्हें और, लेकिन, या जैसे शब्दों से बस जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं आया और वो गया। यहां मैं आया भी एक पूरा सेंटेंस है और वो गया भी एक पूरा सेंटेंस है, और ने बस इन दो बराबर की बातों को एक साथ चिपका दिया है। चलिए अब स्ट्रक्चर से एक कदम आगे बढ़ते हैं और मीनिंग यानी अर्थ की दुनिया में चलते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस सिर्फ शब्दों का ढांचा नहीं होता। उसका एक मकसद होता है, एक इरादा होता है, और इसी इरादे के बेस पर सेंटेंस कई तरह के होते हैं। और मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? एक, दो, तीन नहीं, पूरे 8 तरह के। जी हां, 8। एक बार इस टेबल पर नजर डालिए। यहां आपको सारे 8 टाइप अपने अपने उदाहरण के साथ एक जगह मिल जाएंगे। विधिवाचक से लेकर संकेतवाचक तक हर सेंटेंस का अपना एक अलग अंदाज, एक अलग मकसद है। चलिए फटाफट पहले 4 को देखते हैं। विधिवाचक मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट, हम खा चुके। फिर है निषेधवाचक, जिसमें नहीं या ना हो, हमने खाना नहीं खाया। तीसरा आज्ञावाचक, जिसमें कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो, जैसे तुम खाओ। और चौथा, ये तो सब जानते हैं, प्रश्नवाचक,
जिसमें कोई सवाल हो। क्या तुम खा रहे हो? और अब बाकी के 4 विस्मयवाचक, जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, हैरानी, दुख, खुशी, जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। फिर है संदेहवाचक, जिसमें कोई डाउट या शक हो, शायद उसने खा लिया होगा। इच्छावाचक में कोई विश या दुआ होती है, तुम अपने काम में सफल रहो। और आखिर में संकेतवाचक, जिसमें एक कंडीशन होती है, एक अगर तो वाली बात, अगर पानी न बरसता तो धान सूख जाता। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सच कहूं तो सबसे मजेदार टॉपिक पर, क्रिया का वाच्य, या जिसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। ये समझने की कला है कि सेंटेंस का असली फोकस, असली हीरो कौन है। काम करने वाला यानी कर्ता, वो चीज जिस पर काम हो रहा है यानी कर्म, या फिर बस काम का एहसास जिसे भाव कहते हैं। तो वाच्य दरअसल क्रिया का वो अंदाज है जो ये तय करता है कि सेंटेंस में स्पॉटलाइट किस पर है, हमारा ध्यान किस पर जा रहा है, काम करने वाले पर, या उस चीज पर जिस पर काम हो रहा है, या फिर सिर्फ एक्शन की फीलिंग पर। और ये टेबल देखिए, क्या खूब तरीके से ये बात समझाई गई है। इसके 3 टाइप हैं। पहला कर्तृवाच्य, यहां हीरो है कर्ता, जैसे बच्चा दौड़ता है, सारा फोकस बच्चे पर है। दूसरा कर्मवाच्य, यहां हीरो बदल गया, अब फोकस कर्म पर है, जैसे मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, देखिए अब हीरो मोहन नहीं पुस्तक है। और तीसरा भाववाच्य, यहां ना कर्ता हीरो है ना कर्म, यहां तो फीलिंग ही हीरो है, जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, यहां खा ना पाने की जो फीलिंग है सारा जोर उसी पर है। देखा आपने, बात वही है, लेकिन फोकस और अंदाज कैसे पूरी तरह बदल गया। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि सेंटेंस बनाना सिर्फ ग्रामर के नियम रटना नहीं है, ये अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को एकदम क्लियर और असरदार तरीके से दूसरों तक पहुंचाने का एक पावरफुल आर्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का हम करेंगे क्या? अगली बार जब हम किसी से बात करें या कुछ लिखें, तो क्या हम थोड़ा रुक कर सोच सकते हैं कि किस तरह का सेंटेंस हमारी बात को ज्यादा पावरफुल बना सकता है? कोशिश करके देखिएगा, फर्क जरूर महसूस होगा।